हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त ख्याति के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने ख्याति की हिसाबी असरों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसकी मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस ले ली है और ये हमारा चौथा और फाइनल क्लास है गुडविल के बारे में, यानी ख्याति के बारे में। इस क्लास में आपको जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं वो दोनों टॉपिक में बता के ख्याति का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होगा। और आपको ख्याति से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए। बाकी के सेक्शन में भी बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं और वो दोनों पॉइंट हम इस क्लास में खत्म करेंगे। तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से सपोर्ट करते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चीजें होती हैं वो आप अपने हिसाब से करते रहना, जो सपोर्ट आप कर सकें, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पहले टॉपिक समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फिर मैं क्वेश्चन के बेस पे आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को समझना होता है और कैसे हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने टॉपिक का नाम लिखा है गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति का मतलब क्या है कि ख्याति का मूल्य हमें नहीं दिया होगा। याद, ध्यान से सुनना, सभी चीजों को याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी मैं गुप्त ख्याति की बात कर रहा हूँ, गुप्त ख्याति का मतलब है कि ख्याति की रकम नहीं दी होगी, ठीक है। चलो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो बात मैं बोल ही दे रहा हूँ। तो याद क्या रखना है कि हमें ख्याति की जो रकम है वो हमें नहीं दी होगी। तो जब हमें ख्याति की रकम नहीं दी होगी तो हम ख्याति कैसे निकालेंगे? तब हमें याद रखना, जब हमें ख्याति की रकम नहीं दी गई हो तो हम पेढ़ी की शुद्ध, याद रखना है क्या, पेढ़ी की शुद्ध मूल्य, हम किसका सहारा लेंगे? शुद्ध मूल्य का सहारा लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि शुद्ध मूल्य क्या होता है? शुद्ध मूल्य का मतलब इंग्लिश में जिसको कहते हैं नेटवर्थ, और यहाँ पे नेटवर्थ का मतलब है कंपनी की टोटल वैल्यू, ठीक है। यानी हमारे पेढ़ी की बात कर रहे हैं तो पेढ़ी की कीमत, पेढ़ी की वैल्यू। अब बात करते हैं कि पेढ़ी की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए याद रखना है कि जो साझेदारों की पूंजी है, तो यहाँ पे एक बात और मैं लिख देता हूँ, इन सभी का जो निष्कर्ष निकलता वो ये है कि हमें साझेदारों की पूंजी को आधार लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साझेदारों की पूंजी को आधार लेकर पीढ़ी की ख्याति का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। मूल्य निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि जब भी सवालों में हमें, ठीक है, क्या याद रखना है? जब भी सवालों में हमें ख्याति के बारे में कोई जानकारी ना दी, ना ख्याति लाने का, ना कोई ख्याति के बारे में, इसका मतलब ये है कि हमें शुद्ध मूल्य के आधार पर निकालना पड़ेगा, या जिसे नेटवर्थ भी कहते हैं। अब ये नेटवर्थ का मतलब क्या? अगर ये जो वर्ड है थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने? कि साझेदारों की पूंजी को आधार लेकर। तो जो मेन वर्ड है इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है? पूंजी को आधार लेकर हमें ख्याति निकालना पड़ेगा। क्या याद रखना है? कि पूंजी को आधार लेकर पेढ़ी की ख्याति का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर पेढ़ी की ये जो पूंजी उसको आधार लेकर कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको सॉल्यूशन भी समझा दूंगा, नोट्स भी बना के लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 11 नंबर है। अब यहाँ पे लिखा है जी और ई की पूंजी क्रमशः 80,000 और 60,000 है। अगर तुम लोगों ने सवाल सारे देखे होंगे, सारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको पता होगा किसी भी क्वेश्चन में हमें पुराने साझेदारों की पूंजी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। याद रखना कि इसमें यही नया है कि पूंजी के बारे में भी जानकारी दिया होगा, और पूंजी के बारे में जानकारी देने का मतलब यह है, साफ साफ है, हमें पूंजी को आधार लेना है तभी हमें जानकारी दिया है, ठीक है। तो ख्याति के मूल्य में याद रखना है कि हमें क्या, पूंजी को आधार लेना है। कैसे, वो सारी चीजें समझते हैं। तो जी और ई, क्या, जी और ई 2 साझेदार हैं जिनकी जो पूंजी है क्रमशः वो कितनी है? जी की पूंजी है 80,000 और ई की पूंजी है 60,000, ठीक है। फिर आगे लिखा है उन्होंने बी को 1/4 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। क्वेश्चन में ये लिखा है कि उन्होंने बी को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया और उसका हिस्सा है 1/4, और जो बी की पूंजी है वो है 50,000 रुपए। यानी बी पूंजी के तौर पे कितना लेकर आता है?
बी पूंजी के तौर पे लाता है 50,000 रुपए। फिर आगे बोला है कि ख्याति की गणना करके आवश्यक रोजनामचा लिखिए। देखो हमें रोजनामचा लिखना तो आता ही है, हमें रोजनामचा का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें ख्याति निकालना है। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पे ख्याति निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको त्याग वाला निकाल देता हूँ, क्योंकि त्याग का गणना करना आपको पता होना चाहिए, पहले वही कर लेते, बाकी चीजें हम तो करते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं तो पुराना अनुपात के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। तो जब पुराना अनुपात के बारे में कोई जानकारी ना दिया गया हो, तो मैंने पिछले कई क्लासेस में बताया भी, जब पुराना अनुपात के बारे में जानकारी ना दिया गया हो तो हमेशा मान लिया जाएगा कि इनका अनुपात कितना, 1:1, यानी कि समान है। अब क्वेश्चन में जो है वो हमें बी का हिस्सा दिया है। बी कौन है? हमारा नया साझेदार है। याद होगा मैंने जब हमने ये वाला पढ़ा था, लाभ का और त्याग का प्रमाण निकालने का, लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण निकालने वाला जो क्लास मैंने आपको समझाया था, उसमें मैंने पहला नियम बताया था कि पहला नियम ये है कि अगर साझेदारों के बारे में दो ही जानकारी दी हो, यानी कि पुराने का पुराना और नए का नया, क्या बताया था मैंने? पुराने का पुराना और नए का नया दो ही जानकारी दिया गया हो, तो ऐसे चीजों में, मतलब ऐसे समय में त्याग बराबर क्या हो जाता है? पुराना प्रमाण। तो ऐसे समय में त्याग बराबर क्या हो जाएगा? पुराना प्रमाण। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम त्याग की बात करें तो त्याग क्या हो जाएगा हमारा? 1:1। तो याद रखना है, जब भी सवाल में पुराने का पुराना और नए का नया दो ही जानकारी दिया हो, क्या दिया हो? पुराने का पुराना और नए का नया। इस सवाल में अगर देखोगे तो पुराने का पुराना, देखो ये दिया हुआ है 1:1 और नए का दिया है 1/4, यानी दो ही जानकारी दिया और कोई भी जानकारी लाभ के बारे में नहीं दिया है। और इसी वजह से हमें यहाँ पे त्याग बराबर क्या हो जाएगा? त्याग बराबर हो जाएगा 1:1। क्लियर है इतना? त्याग हमें मिल चुका है। अब हम बात करते हैं ख्याति की। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हमें पूंजी को आधार लेना है। अब क्वेश्चन ये है हम कौन सी पूंजी को आधार लेंगे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे कोई नियम नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बताता हूँ, मैं वो नियम ऊपर लिखाऊंगा ढंग से। ठीक है, अब देखो सवाल में तीन जानकारी दी, तीन पूंजी दिया है, जीई का और बी का। तो बी कौन है? नया है, और जीई कौन है? पुराने हैं। अब यहाँ पर देखो जब बी आया, ध्यान से सुनना, जब बी आया तो बी के मन में सवाल आया, बी के मन में सवाल ये आया कि देखो तुम लोगों ने मुझे 1/4 हिस्सा दिया है। मुझे कितना हिस्सा दिया है? 1/4। और किसी भी व्यवसाय में या किसी भी पीढ़ी में जो कुल हिस्सा होता है वो कितना होता है? वो होता है 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि किसी भी पीढ़ी का जो कुल हिस्सा है वो कितना होता है? 1। ध्यान से देखना, पीढ़ी का कुल हिस्सा, कहानी को ध्यान से सुनना। थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं हो रही, रुक जाओ। एडजस्ट कर लेना राइटिंग को। तो किसी भी पीढ़ी का जो कुल हिस्सा होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ये हमें बात पता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या? कि किसी भी पीढ़ी का जो कुल हिस्सा होता है वो कितना होता है? 1 होता है। जिसमें से तुम लोगों ने मुझे कितना दिया है? 1/4। वो ऐसा बोलेगा ना, भाई इसमें से तुम लोगों ने मुझे कितना दिया? 1/4 दिया। और मुझे 1/4 दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1/4 के हिसाब से तुम लोगों ने मुझसे 50,000 रुपए ले लिया। क्या बोलेगा वो? कि 1/4 के हिसाब से तुम लोगों ने मुझसे 50,000 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के हिसाब से कितना होना चाहिए, वो ऐसा पूछेगा, वो ऐसा चेक करेगा, खुद कंफर्मेशन करेगा। तो जब वो ऐसा कंफर्म करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 50,000 गुणे 1 भागे 1/4। ध्यान से समझना क्या किया मैंने? 50,000 गुणे 1 भागे 1/4। तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पे वो क्या निकलेगा? 50,000 गुणे 1, और ये 4 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो गुणे 1 गुणे 4 और ये बटे में 1, यानी कितना हो जाएगा? 50,000 गुणे 4 करोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। इसका मतलब जो ए है, सॉरी बी है, वो आएगा मुंह फुला के और बोलेगा कि देखो मुझे 50,000 लाने को बोला, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बात समझ में आती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब जितना तुम लोगों ने मुझसे पैसा मांगा है उस हिसाब से पेढ़ी में कुल 2 लाख रुपए होने चाहिए। क्या बोलेगा वो? कि पेढ़ी में कितने रुपए होने चाहिए? 2 लाख रुपए होने चाहिए, अगर तुम लोगों ने मुझसे 1/4 के हिसाब से 50,000 मांगा है तो। राइट? लेकिन फिर वो करेगा कंफर्म। क्या करेगा वो? कंफर्म करेगा। क्या करेगा यहाँ पे? कंफर्म करेगा। यहाँ पे कंफर्म करने का मतलब है अब वो पेढ़ी की कीमत निकालेगा। ध्यान से सुनना, अब क्या निकालेगा वो? पेढ़ी की कीमत, जिसको मैंने नाम दिया था पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। अब वो कंफर्म करने के लिए चेक कर रहा है क्या सच में 2 लाख रुपए हो रहा है। तो यहाँ पे वो क्या लिखेगा? वो जी का टोटल लिखेगा। ध्यान से सुनना, क्या करेगा वो जी का टोटल लिखेगा। वो टोटल लिखेगा ई का, यानी कि जो ये पुराने लोग थे, और साथ में अपना भी पूंजी लिखेगा। तो अगर अपना भी लिखेगा, कंफर्म करेगा, तो जी का कितना था? 80,000 था,
ई का कितना था, 60,000 था, और बोलेगा भाई मेरा 50,000 है, और इस हिसाब से टोटल कितना हो रहा है, 8 6 14 5 19, यानी 1,90,000 रुपए हो रहा है। क्या बोलेगा भाई, अब देखो जैसा तुम लोगों ने मुझसे मांगा था 50,000 रुपए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम लोगों ने मुझसे 50,000 मांगा, लेकिन अगर तीनों का भी टोटल कर देते हैं, ठीक है, तीनों का भी अगर टोटल करते हैं तो 1,90,000 ही हो रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 2 लाख रुपए। क्यों 2 लाख होना चाहिए था, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे 1/4 दिया है, ठीक है, मुझे कितना हिस्सा दिया, 1/4 दिया, और मेरे हिस्से के बराबर यानी 50,000 रुपए तुम लोगों ने मुझसे मांगा, यानी कि 1/4 के हिसाब से मुझसे 50 मांगा, तो एक के हिसाब से 2 लाख होना चाहिए था, लेकिन 2 लाख है नहीं, कितना है, 1,90,000। तब वो गुस्सा करेगा। तो ये जो 10,000 रुपए मुझसे एक्स्ट्रा मांगे, किस बात के मांगे, तब ये लोग आएंगे, बोलेंगे जी और ई, भाई तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये जो तुमसे हमने ज्यादा पैसा मांगा है, ये ज्यादा पैसा है ख्याति का। क्या बोलेंगे ये, कि जो ये ज्यादा पैसा हमने तुमसे मांगा है, जो 10,000 रुपए तुम्हें ज्यादा दिख रहा है, एक्चुअली में वो क्या है, वो ख्याति का है, पर तुमसे अकेले 10,000 नहीं मांगा है, ये हमारी पूरी पीढ़ी का 10,000 रुपए है। अब वो कैसे कैलकुलेशन होगा कि पूरी पीढ़ी का कितना है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, तो यहाँ पे जो ख्याति निकलेगा वो क्या निकलेगा, कुल पूंजी, ठीक है, कुल पूंजी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कितना बताया, कुल पूंजी निकलना चाहिए 2 लाख रुपए, माइनस, यहाँ पे माइनस क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है पेढ़ी का शुद्ध मूल्य, क्या, पेढ़ी का शुद्ध मूल्य, ठीक है, पेढ़ी का शुद्ध मूल्य कितना निकाला हम लोगों ने, 1,90,000 रुपए, यानी कि देखा जाए तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,000 रुपए आ रहा है, जो मैंने ऊपर तुम्हें पहले ही समझा दिया था। यानी कि पेढ़ी का जो ख्याति निकला वो कितना निकला है, 10,000 रुपए। तो वो क्या बोला कि पूरा का पूरा पैसा मुझसे ही वसूल लिया, बोला नहीं नहीं भाई, पूरा पैसा तुमसे नहीं वसूला गया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा है, बाकी का तो तुम्हें पूंजी लाने के लिए हमने वैसे ही बोल दिया था। यानी इस 50,000 में तुम्हारी पूंजी भी है और तुम्हारी ख्याति भी है। तो ध्यान से सुनना, ये उसको समझाया जाएगा कि ये जो 50,000 तुमको दिख रहा है, इस 50,000 में तुम्हारी पूंजी और तुम्हारी ख्याति दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो पूछेगा ठीक है चलो बताओ मेरी कितनी ख्याति है, तब उसका हम ख्याति निकाल के उसको समझाएंगे। बी की ख्याति, बी कौन है, नया साझेदार है, तो बी की ख्याति बराबर यहाँ पे निकलेगा 10,000 गुणे में 1/4, यानी आ जाएगा 2,500 रुपए। यानी जब हम गणना करेंगे तो पता चलेगा कि बी की जो ख्याति हो रही है वो सिर्फ कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए हो रहा है। बात क्लियर हुआ, समझ में आया, यानी उसकी ख्याति कितना निकली है, 2,500 रुपए। अब ये सीधे सीधे देखा जाए तो कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि वो ख्याति लेकर आया है, हम ऐसा मान रहे हैं कि वो पूंजी में ही उसकी ख्याति इंक्लूडेड है। तो पूंजी में ही ख्याति इंक्लूडेड है, यानी पूंजी में ख्याति जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला जो रोजनामचा बनता है वो ख्याति लाने का बनता है, सॉरी पूंजी लाने का बनता है। तो पूंजी लाने का रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। क्या रोजनामचा बनता है, रोकड़ खाते उधार, और बी की पूंजी खाते जमा, क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार और बी की पूंजी खाते जमा। रोकड़ खाते उधार कितना हुआ है, 50,000 रुपए, और इसकी पूंजी कितना जमा हुआ है, 50,000 रुपए। उसके बाद ख्याति का बंटवारा करेंगे, ख्याति का बंटवारा कितना करेंगे, 2,500 रुपए का। कौन से अनुपात में करेंगे, तो हमने यहाँ पे त्याग का अनुपात निकाल ही लिया था कि 1:1 आया है। अब यहाँ पे जब बांटेंगे, ये पैसा तो लाया नहीं है, हम पैसा कहाँ से निकालेंगे, इसके पूंजी में से। तो रोजनामचा क्या बनेगा, बी की पूंजी खाते उधार, क्या बन जाएगा, जब हम इसके जेब से पैसा निकालेंगे तो इसकी पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घटने का मतलब क्या हो जाएगा, पूंजी उधार। रोजनामचा क्या बनेगा, बी की पूंजी खाते उधार और जी और ई की पूंजी खाते जमा, जी और ई की पूंजी खाते जमा, ठीक है। रकम कितना लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे रकम 2,500 रुपए, और यहाँ पे लिखोगे एक एक में बंटवारा करके, यानी 1,250 और 1,250। क्लियर है, बात समझ में आया। तो ये था हमारा गुप्त ख्याति का कैलकुलेशन करने का तरीका। ये जो है बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, लेकिन तरीका मैंने आपको इसमें समझा दिया कि तरीका इसका कैसे होता है। अब यहाँ पे जो तरीका मैंने क्वेश्चन में शॉर्ट में समझाया, उसी को मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ थियोरी के तौर पर, फिर एक्स्ट्रा जो चीजें होंगी ताकि वो आपको सारी चीजें क्लियर रहे, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपने पुरानी वाली क्लासेस नहीं देखी हो तो उन क्लासेस को जरूर देखना, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, जो रोजनामचा है वो पुराना ही है, रोजनामचा नया नहीं है, सिर्फ ये टॉपिक नया है, ठीक है, सिर्फ ये टॉपिक नया है, लेकिन रोजनामचा पुराना ही है। इसलिए आपको पुरानी चीजों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एक बात याद रखना मेरी, हमेशा याद रखना कि हम जो भी चीजें पढ़ाई करते हैं ना,
वो हम 1 से 12वीं तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद सारी चीजें रिपीट होती हैं। 12वीं में भी कैसा है, जो हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसमें भी अगर तुम ध्यान से पढ़े होगे, अगर जो भी चैप्टर अभी तक तुम लोगों ने अपने मन से पढ़ा होगा, स्कूल ट्यूशन क्लासेस जहां से भी पढ़ा होगा, तुमने देखा होगा कई सारी चीजें हमारे पुराने वाले चैप्टर की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यही बेसिक होता है, बेसिक हर जगह सेम होगा। तो याद रखना है कि जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो पुरानी चीजों को कभी नहीं भूलोगे, पुरानी चीजों को साथ में लेकर चलो, ताकि तुम्हें आगे जो नई चीजें आएंगी बस वही सीखना पड़े, पुराना तुम्हें पहले से ही आता रहेगा। क्लियर है? तो अभी थोड़ा चलते हैं और इसका मैं आपको लिखवा देता हूं। तो याद रखना यहाँ पे टोटल 4 स्टेप आपको निकालने हैं। कितने स्टेप सॉल्व करने हैं? 4 स्टेप। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 मैं आपको दिखाते रहता हूँ और लिखते भी रहता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये स्टेप क्यों आ रहा है। देखो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या लिखा, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन किया है। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। क्या निकाला मैंने? 1/4 के हिसाब से मैंने 50,000 पूंजी निकाली। इसको नाम क्या देंगे? तो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 1 में लिख देता हूँ कुल पूंजी। क्या लिखता हूं मैं? कुल पूंजी। ब्रैकेट में लिख देता हूं बी के आने के बाद, ताकि आपको याद रहे कि बी यहाँ पे कौन है? नया साझेदार है। तो बी के आने के बाद मैंने बी क्यों लिखा? क्योंकि बी नया साझेदार है। तो चलो मैं ऊपर भी लिख देता हूं कि बी कौन है? बी है नया साझेदार, ताकि आपको सॉल्यूशन करते टाइम कोई तकलीफ ना रहे। सबसे पहला हेडिंग क्या दिया मैंने? कुल पूंजी। क्या लिखा है? बी के आने के बाद। अब ये सॉल्व कैसे किया मैंने? जो उसका हिस्सा था, तो यानी 1/4 याद रखना है, जो बी का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे चलो मैं लिख भी देता हूं, लाभ में हिस्सा। मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे नोट्स बना के लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। लाभ में हिस्सा और उनकी पूंजी, ध्यान से सुनना। लाभ में हिस्सा था 1/4, उस हिसाब से पूंजी इसकी कितनी हो गई थी? 50,000 रुपए। और लाभ में हिस्सा अगर 1 है तो टोटल पूंजी कितनी होनी चाहिए? तो टोटल पूंजी होनी चाहिए 2 लाख रुपए, जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। और इसी तरह से तुम्हें सभी जगह पे सॉल्व करना है। यहाँ पे भले मैंने 1/4 और 1 लिखा है, पर कोई भी अनुपात आ जाएगा तुम्हें इसी हिसाब से करना है। 1/4, 1/5, 1/6, 1/5, 2/3, जो भी आता है उसके हिसाब से पूंजी इतना, तो 1 के हिसाब से कितना। ये रहा तुम्हारा पहला स्टेप। तो पहला स्टेप में तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुल पूंजी। लेकिन कौन सी वाली? सी के आने के बाद, सॉरी बी के आने के बाद। बी कौन है? नया साझेदार। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? ये निकलेगी पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। क्या निकलेगा? पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। अब ये जो पेढ़ी का शुद्ध मूल्य ये कैसे निकलेगा? अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे पेढ़ी का शुद्ध मूल्य कैसे निकाला था मैंने पेढ़ी का शुद्ध मूल्य निकालने के लिए, यानी हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। पेढ़ी का शुद्ध मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या लिखा था? जी, ई और बी का कुल पूंजी लिखा था। क्या लिखा था? जी, ई और बी का कुल पूंजी। तो जी कौन, ई कौन थे? ये पुराने साझेदार थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुराने साझे दारों की पूंजी। क्या करोगे? क्या लिखोगे? पुराने साझेदारों की पूंजी प्लस नए साझेदार की पूंजी। हमने यही किया था ना। पुराने साझेदार कौन थे? जी और ई थे, और नया साझेदार कौन था? बी। तो हमने उनकी पूंजी बस लिख दिया। क्लियर है इतना? तो पुराने साझेदारों की पूंजी और नए साझेदारों की पूंजी। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो लिखना अभी बाकी रहता हूं मैं, ताकि वो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें कवर हो जाएगा, इसलिए अभी वो नहीं लिख रहा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ पे कितना जगह? हाँ इतना बहुत है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेप नंबर 3। अगर नहीं आया तो मैं मिटा के नीचे लिख दूंगा। ये कितना, इतना क्लियर हुआ? स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? कुल पूंजी नए के आने की बात की। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, पेढ़ी का शुद्ध मूल्य पुरानों प्लस नए का टोटल पूंजी जोड़ दो, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअली में वैल्यू कितना हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या निकालना है? ख्याति। हमें क्या निकालना है? ख्याति। और ख्याति कैसे निकलेगा? तो स्टेप नंबर 2 जो था, ठीक है, सॉरी स्टेप नंबर 2 नहीं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि स्टेप नंबर 1 क्या है? तो स्टेप नंबर 1 है कुल पूंजी। क्या है स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 है कुल, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा, स्टेप नंबर 1 है कुल पूंजी जो हम लोगों ने फर्स्ट में निकाला। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर जो 2 है वो है हमारा शुद्ध संपत्ति, या सॉरी शुद्ध मूल्य। किसका? पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। ठीक है, और सॉल्यूशन के तौर पे अगर लिखना चाहो तो वो लिख देना, 2 लाख में से 1,90,000 माइनस किया था तो ख्याति में कितना मिल गया था? ख्याति में मिल गया था 10,000 रुपए। उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 4। ये तो हमें कुल ख्याति मिलेगी, याद रखना है ये हमें पीढ़ी की ख्याति मिलेगी। तो चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ
ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। किसकी ख्याति मिलेगी? पेढ़ी की ख्याति। क्यों पेढ़ी की ख्याति मिलेगी? क्योंकि ये जो कुल पूंजी निकाला है ये हमने पेढ़ी का निकाला है। ये जो पेढ़ी का शुद्ध मूल्य निकाला है ये हमने किसका निकाला? ये जो साफ साफ लिखा है इसमें तो पेढ़ी का शुद्ध मूल्य, यानी हमने कुल को ध्यान में लिया है, इसीलिए जो ख्याति भी मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? कुल की मिलेगी। क्लियर है इतना? उसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में निकलेगा ख्याति प्रीमियम, यानी जो नया साझेदार लेकर आएगा क्या मिलेगा? ख्याति प्रीमियम। और वो कैसे मिलेगा? ख्याति प्रीमियम बराबर पेढ़ी की कुल ख्याति। क्या मिलेगा? पेढ़ी की कुल ख्याति गुणे जो नए का हिस्सा होगा, तो नए साझेदार का हिस्सा, नए साझेदार का हिस्सा। और इस तरह से हमें जाके हमें गुप्त ख्याति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है इतना? तो ये 4 स्टेप है, आपको ये 4 स्टेप याद रखना है। साथ ही याद रखना है कि ये आपको यूज कब करना है। तो एक और क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज का ही है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सही क्वेश्चन है, और ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आरसीबी, जो आज तक आईपीएल जीत नहीं पाई है, सॉरी किसी को बुरा ना लगे, आरसीबी, ठीक है, भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए किसी के, तो भाई आरसीबी, ठीक है, किसी के साथ भी खेलो लेकिन किसी के फीलिंग्स यानी भावनाओं के साथ नहीं खेलो। वैसे ही हमारे आरसीबी के फैंस बहुत सपोर्ट करते हैं बेचारे, मेरे ही फ्रेंड्स है कई सारे, ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आरसीबी 3-2-1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनकी पूंजी तारीख 1/4/16 के दिन 1,60,000 और 50,000 है। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूं, क्रमशः 1,60,000 और 50,000 है। इस तारीख को पेढ़ी की बही में सामान्य अनामत की बाकी 90,000 थी। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया कि भाई सामान्य अनामत कितना बाकी था? 90,000, जो पिछले सवाल में नहीं दिया था, और इसीलिए मैंने वहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ा है कि सामान्य अनामत दिया हुआ है 90,000 रुपए। आगे बोला है कि उन्होंने पी को नए साझेदार के रूप में पेढ़ी में प्रवेश दिया। अब नया साझेदार कौन आया? वो है पी, और पी का हिस्सा कितना है यहाँ पे वो नहीं दिया है, लेकिन पी जो है पूंजी के तौर पे कितना लेकर आया है तो वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूं, पी जो है पूंजी के तौर पे कितना लाया है? पूंजी के तौर पे लाया है 1,80,000 रुपए। ध्यान से देखना कितना लाया है? 1,80,000 रुपए। फिर लिखा है सभी साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण 2:1:2 है। सभी का अनुपात कितना है? 2:1:1:2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2:1:1:2 और 2, पी का नीचे उसके लिख दिया है, यानी टोटल कितना हो गया? 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? उसमें से पी का हिस्सा कितना है? पी का हिस्सा है 2/6। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी का हिस्सा है 2/6। ध्यान से देखना इसको, पी का हिस्सा है 2/6। आगे बोला है ख्याति की गणना करके आवश्यक रोजनामचा लिखिए। क्या बोला है? ख्याति की गणना करके आवश्यक रोजनामचा लिखिए। अब इसमें हमें क्या क्या जरूरत है? तो सबसे पहले मैंने कहा कि हमें जरूरत पड़ती है त्याग के अनुपात की। क्या जरूरत पड़ती है हमें? त्याग के अनुपात की। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको वही सिखाया है, सबसे पहले वही किया करो। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ त्याग बराबर। अब यहाँ पे अगर सवाल में देखोगे तो हमें पुराना भी दिया है और हमें नया भी दिया है। तो अगर हमें पुराना और नया दोनों ही दिया है तो हम आसानी से त्याग का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो त्याग बराबर क्या हो जाएगा? पुराना माइनस नया। सबसे पहले निकालते हैं आर। आर का पुराना हिस्सा कितना है? आर का पुराना हिस्सा 3/6। टोटल कितना हो रहा है? 6। तो यहाँ पे मैं लिख देना इज इक्वल टू 6। 3, 2, 5, 1, 6, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 7 हो रहा है, नहीं सॉरी 3, 1, 4, 1, देखो यही होता है, 2, 1, 3, 1, 4 है और 4, 2, 6 और मैं इसको 5 बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, जल्दबाजी में कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। तो आर का हिस्सा कितना है? 3/6। उसी तरह से सी का, उसी तरह से बी का। आर का हिस्सा 3/6 है, बी का हिस्सा 2/6 है, सॉरी सी का हिस्सा 2/6 है और बी का हिस्सा 1/6। अब इनका नया वाला लिख देते हैं। तो नया वाला लिखने जाएंगे, इसका है 2/6, इसका है 1/6 और इसका भी है 1/6। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में तुम्हें क्या मिला? 3 में से 2 गया 1/6, 2 में से 1 गया 1/6। डायरेक्टली माइनस क्यों कर दिया मैंने? डायरेक्टली माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि डिवाइड में दोनों के 6 दिया हुआ है और ये कितना आ जाएगा? 0। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इसने त्याग किया 1/6 और इसने भी त्याग कितना किया? 1/6। यानी देखा जाए तो दोनों ने समान त्याग किया है। तो त्याग बराबर क्या हो जाएगा? 1:1। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे थोड़ा सा नीचे चल के यहाँ पे लिख देता हूँ
क्या लिखूंगा, त्याग बराबर 1:1। क्लियर है इतना। उसके बाद अब चलते हैं, हम अपना बाकी काम करते हैं। अब इसमें हमें ख्याति के बारे में कोई जानकारी नहीं, देखो त्याग मिल गया, त्याग को भी साइड में कर दो। अब ख्याति के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया, तो मैंने क्या कहा, ख्याति के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 4 स्टेप फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, तो यहाँ पे मैं 1 नहीं लिखता हूं, मैं स्टेप नंबर 1 लिखता हूं। जैसा मैंने कहा है उसी को याद रखना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या बोला था, कुल पूंजी निकालना है, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या बोला था, कुल पूंजी। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं ताकि तुम्हें मैं चीजों को दिखा सकूं। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, ये रहा कुल पूंजी। मैंने क्या लिखा था, नए के आने के बाद कैसे, लाभ हमें हिस्सा इतना है तो पूंजी इतना है, तो कैसे सॉल्व करना, थोड़ा नीचे चलते हैं। कुल पूंजी कैसे निकालोगे, यहां पे लिखोगे लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा, और यहां पे लिखोगे पूंजी। लाभ में हिस्सा कितना है, 2/6, तो पूंजी कितना, 1,80,000 रुपए। लाभ में हिस्सा कितना है, 2/6, तो पूंजी कितना है, 1,80,000 रुपए। और टोटल हिस्सा कितना होता है, 1, जो हमने पढ़ लिया है। तो अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,80,000 गुणे 1, ये हो जाएगा, और भागे क्या होगा, 2/6। तो इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन जब करने जाओगे तो कुछ इस तरह से होगा, 1,80,000 गुणे 6 भागे 2, क्या हो जाएगा, 1,80,000 गुणे 6 भागे 2। कैसे गुणे 6 होगा, क्योंकि ये 6 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये एक गुणे 6 होता है, 1 गुणे 6 मतलब 6 ही होता है, और ये 2 डिवाइड में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, और 18 3 54, यानी 5,40,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,40,000 रुपए। अगर नहीं समझ आता कैल्सियम निकलो, 1,80,000 गुणे 6 भागे 2। क्लियर है इतना। अब इतना याद रखना है कि ये रहा हमारा पहला पॉइंट, क्या था हमारा, कुल पूंजी। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि याद रहे, पहला स्टेप है ये हमारा कुल पूंजी। दूसरा स्टेप मैंने क्या कहा था, दूसरा स्टेप मैंने बोला था स्टेप नंबर 2। क्या बोला था, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर में मैंने बोला था पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। क्या बोला था मैंने, पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। और ये पेढ़ी का शुद्ध मूल्य मैंने कैसे निकालने के लिए बोला था, मैंने ये बोला था कि जो पुराने होंगे उनका पूंजी और नए का पूंजी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुराने का पूंजी प्लस नए का पूंजी। क्या लिखूंगा, पुराने का पूंजी प्लस नए का पूंजी। तो पुराने का पूंजी कितना दिया, तो ऊपर चलते हैं देख लेते हैं। तो पुराने में 3 लोग थे, आर, सी और बी। तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, तीनों का पूंजी जोड़ के, आर सी बी, यानी आर का प्लस सी का प्लस बी का, तीनों का पूंजी। तो तीनों का पूंजी कितना दिया हुआ, 1,00,000 प्लस 60,000 और प्लस 50 है कि 80 है, 50,000 है, प्लस 50,000। ठीक है, 1,60,000 प्लस 50,000, और नए का पूंजी है 1,80,000 रुपए। नए का पूंजी कितना है, 1,80,000 रुपए। इतना मैंने करने के लिए बोला था, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, इसमें सामान्य अनामत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सामान्य अनामत, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था। अब मेरा सवाल ये है, देखो मैंने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन मैं बहुत एक सिंपल सवाल पूछूंगा, अपने आप को आंसर देने की कोशिश करना, और सोचना कि तुम जो बोल रहे हो क्या वो लॉजिकल है कि नहीं है। देखो ये जो अनामत होता है, यानी देखो पेढ़ी जब भी काम करती है तो पेढ़ी लाभ कमाती है। क्या कमाती है, पेढ़ी लाभ कमाती है, फिर लाभ से अपना अलग अलग काम करेगी, यानी जो भी उसका काम होगा सॉरी, खांसी आने लगी थी। देखो पेढ़ी लाभ कमाती है, और पेढ़ी का जो भी लाभ होता है वो अपने अलग अलग जगहों पर यूज करती है। साथ ही साथ पेढ़ी कुछ पैसे बचा कर भी रखती, क्या करती है, पेढ़ी कुछ पैसे बचा कर रखती है। तो जब पेढ़ी कुछ पैसे बचा कर रखती है तो वो पैसा होता किसका है, वो पैसा होता है साझेदारों का। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पहले चैप्टर में मैंने समझाया था कि पेढ़ी जो भी कमाती है, जो भी नुकसान करती है, वो बाद में सहना किसको पड़ता है, साझेदारों को। इसीलिए देखो मैंने कहा था कि हमें पुरानी चीजों को साथ में लेकर चलना है।
तो याद रखना है कि पीढ़ी जो भी कर्म करेगी उसका फल किसको भोगना पड़ेगा, साझेदारों को। अच्छा कर्म करेगी तो अच्छा मिलेगा साझेदारों को, बुरा कर्म करेगी तो बुरा मिलेगा। अच्छा कर्म करने का मतलब है लाभ कमाएगी तो साझेदारों को लाभ मिलेगा, हानि कमाएगी तो हानि मिलेगा। बात समझ में आया? अब सुनो, दो चीजें मैंने कहा, एक मैंने कहा लाभ और एक मैंने कहा हानि। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं। मैंने देखो दो चीजें बोली, मैंने एक बोला हानि, पहले मैं लिख देता हूं लाभ, और फिर मैंने एक कहा हानि। मैंने क्या कहा, दो चीजें हैं, एक तो पीढ़ी कोई लाभ कमाएगी और दूसरा हानि कमाएगी। तो क्वेश्चन ये होता है कि पीढ़ी जो लाभ और हानि कमाएगी इसमें करना क्या है। याद रखना पीढ़ी में लाभ जो है हमेशा वो जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि लाभ होने से साझेदारों की पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? साझेदारों की पूंजी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखना क्या है, एकत्रित लाभ। क्या लिखोगे? एकत्रित लाभ या कोई भी अनामत होगा। जैसे यहाँ पे सामान्य अनामत दिया हुआ है तो यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, मैं नीचे लिख देता हूं। वहां पे थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं नीचे लिखता हूं। क्या लिखते हैं? जो भी एकत्रित लाभ होगा, क्या होगा? एकत्रित लाभ या अनामत, उसको क्या करोगे? साझेदारों की पूंजी में जोड़ोगे। और ये क्यों जोड़ोगे मैंने क्लियरली समझा। देखो याद करने जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में यही रखना है कि जो भी लाभ होगा उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। चाहे जो भी अनामत, सामान्य अनामत, विनियोग अनामत, कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड हो या पूंजी अनामत हो, हमें बस करना क्या है, हमें उसको जोड़ देना है। किसमें? साझेदारों की पूंजी में। उसी तरह से अगर कोई एकत्रित हानि होगा, क्या? उसी तरह से अगर कोई एकत्रित हानि होगा, यानी जो खराब कर्म किए हो, ठीक है, हानि होगा तो उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हानि जो है, हानि का मतलब है नुकसान, नुकसान हानि। इनसे क्या होगी, पूंजी साझेदारों की घट जाएगी। जैसे अगर 50 रुपए का पेढ़ी का नुकसान हुआ तो 50 रुपए जितना पूंजी बाद में इनका घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, क्योंकि इनको नुकसान हो गया है। तो याद रखना है कि जब भी लाभ कमाएंगे तो पूंजी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, पूंजी में जुड़ जाएगी। और जब भी हानि होगा तो वो पूंजी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही दो पॉइंट तुम्हें याद रखना है। क्लियर है? इतना समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई समस्या रहे तो एक बार सॉल्व करना क्वेश्चन खुद से, और फिर बाद में अगर तब भी डाउट है तो बताना मुझे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक एक्स्ट्रा एक वर्ड जोड़ देंगे, और वो जोड़ देंगे एकत्रित अनामत। क्या लिखेंगे? एकत्रित अनामत। और जहां पे अनामत के तौर पे सामान्य अनामत, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामान्य अनामत, शॉर्ट में साधन अ, सॉरी सा डॉट आ सॉरी अ, ठीक है, सा डॉट अ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत कितना है अपने पास, 90,000 रुपए है। तो ये 90,000 रुपए भी तुम्हें क्या करना है, इसी में जोड़ देना है। क्लियर हुआ? इतना बात समझ में आया? देखो इतनी लंबी कहानी बताने का सिर्फ यही रीजन था कि भाई 90,000 रुपए प्लस करना, लेकिन अगर नहीं बताता डायरेक्टली प्लस कर देता। देखो डायरेक्टली प्लस तो किताब में भी सॉल्व करके दिया है ना। मैं आपको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो डाउट रहे, जो किताब में बातें नहीं लिखी गई, वो मैं आपको बता सकूं। वहां पे हमारी किताब बहुत अच्छी होती है, हमें अपनी किताबों पे भरोसा रखना चाहिए, और हमारी किताब में बहुत बढ़िया भी लिखा है। लेकिन क्या है, वो हर बात बोलकर नहीं बता सकता ना हमको, हमें खुद समझना पड़ता है। तो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। बात समझ में आया कि नहीं? चलो अभी लिख लेते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले पुरानों की पूंजी, ये 3 पुरानों की पूंजी है, ये नए की पूंजी है, और ये है हमारा एकत्रित लाभ या अनामत। क्लियर है इतना? अब इन सभी को जोड़ा जोड़ी करके इसका हम हल निकाल लेते हैं। तो जोड़ा जोड़ी करते हैं, कितना आ रहा है, तो 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, 1 मिनट कैलसी चल जा, हाँ 50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000, टोटल करोगे इनका तो इनका टोटल आ रहा है 4,80,000 रुपए। कितना आ रहा है? 4,80,000 रुपए। कितना आ रहा है? 4,80,000 रुपए। करके एक बार देख लेना तुम लोग भी, ठीक है। टोटल कितना आएगा? 4,80,000 रुपए। ये रहा हमारा स्टेप नंबर 2। क्लियर हुआ इतना? स्टेप नंबर 1 में क्या था, कुल पूंजी निकालना है। वो पूंजी कैसे निकालना मैंने समझा दिया, लाभ में हिस्सा वाला उसके हिसाब से निकालना है। फिर स्टेप नंबर 2 में कुल शुद्ध मूल्य निकालना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 3 में मैंने बोला था पीढ़ी की ख्याति निकालनी। क्या निकालनी है? पीढ़ी की ख्याति। क्या लिखोगे यहाँ पे? पीढ़ी की ख्याति। क्यों पीढ़ी लिखा है? पीढ़ी इसलिए लिखा है, याद रखना, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीजों कुल लेकर चल रहे हैं, और कुल का मतलब होगा पीढ़ी की ख्याति। एक चीज याद रखना है, ये जो 90,000 रुपए जोड़ा, देखो किसी एक में नहीं जोड़ा, हमने कुल में जोड़ा है। और ये मैंने प्लस क्यों किया, ये मैंने समझा दिया। लाभ होगा तो पूंजी बढ़ेगी, और पूंजी बढ़ने के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, चलो अभी अब यहाँ पे निकालना है पीढ़ी की ख्याति। और पीढ़ी की ख्याति निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, वो मैंने क्या लिखवाया, मैंने कहा जो कुल पूंजी निकलेगी, क्या निकलेगी,
कुल पूंजी। अब ये कौन सी वाली है, ये है स्टेप नंबर 1 का, उसमें से क्या करना है, स्टेप नंबर 2 वाला माइनस कर देना है। और स्टेप नंबर 2 का नाम क्या दिया था मैंने, स्टेप नंबर 2 का मैंने दिया था पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पेढ़ी का शुद्ध मूल्य। तो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं। कुल पूंजी कितना निकाला था हमारा, कुल पूंजी निकला था 5,40,000 रुपए, और 5,40,000 में से पेढ़ी का जो शुद्ध मूल्य है वो है 4,80,000। तो 5,40,000 में से 4,80,000 घटाओगे तो ये आ जाएगा 60,000 रुपए। यानी कि पेढ़ी की खाती कितना, सॉरी पेढ़ी की ख्याति कितनी आ गई है, 60,000 रुपए। लेकिन हमें चाहिए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या कहा, स्टेप नंबर 4 में मैंने कहा कि ख्याति निकालना किसका, जो नया आया है, और उसके लिए हम यूज करते हैं ख्याति प्रीमियम। क्या यूज करते हैं वर्ड, ख्याति प्रीमियम। तो हम यहां लिखेंगे ख्याति प्रीमियम बराबर जो ख्याति है, कुल ख्याति कितना है 60,000, और उसमें नए का हिस्सा कितना, नए का हिस्सा है 2/6। याद रखना है कि कुल ख्याति गुणे नए साझेदार का हिस्सा, तो नए साझेदार का हिस्सा कितना 2/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 छक्का 60 यानी 10 दूना 20,000 रुपए। यानी कुल ख्याति कितनी आ जाएगी, सॉरी पेढ़ी की ख्याति, अरे ख्याति प्रीमियम कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। यानी जो नया साझेदार आया है वो कितनी ख्याति लेकर आएगा, 20,000 रुपए लेकर आएगा। कितनी लेकर आएगा, 20,000 रुपए। अब उसके बाद हमें रोजनामचा बनाना, देखो गणना है जो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि मैं दूर दूर लिखा हूं, आप लिखोगे तो एक पेज में ही सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो भाई जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं होता तो मैं भी नहीं बताता। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रोजनामचा लिखना है। तो रोजनामचा लिखने के लिए मैंने कहा था 2 ही रोजनामचा में इसमें लिखना होगा। एक तो जो पूंजी लाया है उसका रोजनामचा क्या बनेगा, उसका रोजनामचा बनेगा रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार, और पी की पूंजी खाते जमा। रोकड़ खाते उधार और पी की पूंजी खाते जमा कितना है, 1,80,000, 1,80,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 180 और 180। उसके बाद है रोजनामचा नंबर 2। रोजनामचा नंबर 2 में मैंने क्या बोला, ये जो ख्याति निकली है 20,000 रुपए, इसका बंटवारा करना है। अब ये ख्याति लाया तो है नहीं, पी पी ख्याति लाया है, अगर लाया होता तो हमें तकलीफ ही क्यों होता, नहीं लाया इसीलिए तो हमें इतना माथापच्ची करना पड़ा। और हमें ये पैसा कहां से निकालेंगे, इसकी पूंजी में से। रोजनामचा क्या बनेगा कि पी की पूंजी खाते उधार। रोजनामचा क्या बनेगा, पी की पूंजी खाते उधार। और ये पैसा मिलेगा किसको, जिन लोगों ने त्याग किया है। अब ये याद नहीं आ रहा है कि किसने त्याग किया, तो ऊपर देखो हमने सॉल्व किया आर और सी। तो यहाँ पे लिखेंगे पी की ख्याति खाते उधार, और आर और सी इन दोनों की ख्याति खाते जमा। पी की ख्याति खाते उधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 20,000 रुपए, और समान होने की वजह से इनके में कितना जाएगा 10,000 और 10,000। इतना क्लियर हुआ, ये रहा हमारा 2 रोजनामचा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे जो अनामत दिया है, देखो सवाल में दिया है इसलिए इसका हिसाब करना पड़ेगा। तो याद रखना है जब भी तुम्हें सवालों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिया हो तो उसका भी निपटारा करना पड़ेगा। और सामान्य अनामत दिया इसलिए इसको खत्म करेंगे। तो सामान्य अनामत खत्म कैसे करेंगे, क्या करेंगे, रोजनामचा कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका रोजनामचा याद करने का। अनामत मतलब क्या, अनामत मतलब लाभ का ही भाग। अनामत क्या है, लाभ का ही एक भाग है। लाभ हमेशा क्या होता है, जमा। हमने 11वीं में पढ़ा था लाभ हमेशा क्या होता है, जमा। ध्यान से सुनना, अनामत क्या है, लाभ का ही एक भाग, और लाभ हमेशा क्या होता है, जमा। यानी अनामत भी क्या होगा, हमेशा जमा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनामत को बांट रहे हैं आपस में। यानी अनामत को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो ना, हटा रहे हो ना इसको। तो जब अनामत को खत्म कर रहे हो तो अनामत क्या हो जाएगा, उधार। यानी जब किसी चीज का खाता बंद कर देते वो क्या हो जाता है, उल्टा। तो यहाँ पे अनामत क्या हो जाएगा, उधार। ये मेरी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा नुकसान है, कुछ लिखो कुछ और आ कुछ और जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सामान्य अनामत खाते उधार। क्यों अनामत खाते उधार हुआ, क्लियर हुआ बात को, वापस में बोल देता हूं। अनामत क्या है, अनामत लाभ का ही एक भाग है। अनामत क्या है, लाभ का ही एक भाग है, और लाभ हमेशा क्या होता है, जमा। इसका मतलब अनामत का शेष भी हमेशा क्या होता है, जमा। लेकिन जब खाता बंद करेंगे तो अनामत क्या हो जाएगा, उधार। और जैसे ही अनामत उधार हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे सामान्य अनामत खाते उधार 90,000 रुपए। अब जमा क्या करोगे, तो जो पुराने लोग हैं, नाम क्या उनका, आर सी और बी, ये अनामत का पैसा किसको मिलेगा, आर सी और बी को मिलेगा। और अनामत क्या, लाभ है, और लाभ का पैसा बांटोगे तो पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, सीधी सी बात है, लाभ का पैसा बांटोगे तो पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और पूंजी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि तीनों की पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। आर की पूंजी खाते जमा, सी की पूंजी खाते जमा, और बी की पूंजी खाते जमा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर सी बी की पूंजी खाते जमा। क्लियर है इतना, कौन से अनुपात में, तो जो हमें पुराना अनुपात दिया है। तो पुराना अनुपात ऊपर देखना है तो चल लेते हैं।
चलो चलो थोड़ा सा ऊपर चलो, ये टेक्नोलॉजी थोड़ा स्लो हो जाती है कभी कभी। 3:2:1, कितना है यहाँ पे? 3:2:1, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, 90,000 भागे 6 कर दो, कि 3, 2, 5, 1, 6, तो 90,000 भागे 6 करोगे तो आएगा 15,000। तो 15×3 = 45, 15×2 = 30, और 15×1 = 15। ये रहा हमारा रोजनामचा। क्लियर है इतना? तो ये था आपका गुप्त ख्याति यानी हिडन गुडविल के बारे में। यही 2 टॉपिक आपको याद रखना है, मतलब यही 2 सवाल आपके बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज में। एक एग्जांपल भी दिया है, 16 या 17 नंबर के आसपास एग्जांपल है, उसको भी आप एक बार सॉल्व कर लेना ताकि आपका जो कंसेप्ट है एकदम ही क्लियर हो जाए। हालांकि यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज और मैंने कहा था इसमें 2 टॉपिक बताऊंगा। एक तो टॉपिक समझाई दिया मैंने, ये रहा पूरा लिख के गुप्त ख्याति का। एक और टॉपिक है जो नोट के तौर पे आपको नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। किसके तौर पे? नोट के तौर पे। तो यहाँ पे चलो थोड़ा मैं नोट लिख देता हूं। किस तौर पे लिखना है? नोट के तौर पे, ठीक है। किसके तौर पे लिखना है? नोट के तौर पे, इसलिए मैं बड़ा नोट लिख दिया। अब ये लिखना क्या है वो यहाँ पे मैं लाल पीला नीला यूज करता हूं। लिखना क्या है, याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जब, याद रखना, जब ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। क्या याद रखना है? कि जब नया साझेदार, ध्यान से सुनना, जब नया साझेदार द्वारा ख्याति की रकम गुप्त तरह पुराने साझेदारों को चुकाया, थोड़ा स्पीड स्लो है लिखने की, जाए तब। अब देखो सवाल पूछोगे सर आपने अभी तो समझा दिया कि गुप्त तरह से चुकाया जाए तब, ये वो नहीं है गुप्त तरह से। गुप्त तरह का मतलब ये हो, ये बाहर ही चुका दिया जाए। और ये वाला जो गुप्त है, ख्याति देखो दिया है, ख्याति कैसे दिया, कैसे पता चला? कैलकुलेशन करके इतना समझाया ना मैंने, ये देखो इतना कैलकुलेशन करके समझाया, निकाला ना भाई, 10,000 इसमें ख्याति निकला, उसमें 60,000 रुपए ख्याति निकला। ये ख्याति निकल रहा है और साफ साफ दिख रहा है ख्याति है। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो पूरी तरह से गुप्त हो जाता है। पूरी तरह से का मतलब सवाल में साफ साफ लिखा रहता है कि ख्याति जो है वो पीढ़ी के बाहर ही चुका दिया गया है या निजी तौर से चुका दिया। चलो अच्छा, एक वर्ड और लिख देता हूं, गुप्त तरह से नहीं, ये गुप्त तरह के बदले में एक वर्ड याद रखना है, जो मेन वर्ड है आपका, ये गुप्त तरह से, उसके नीचे लिख लेना निजी तौर पर या निजी रूप से दे। कीवर्ड याद रखना है आपको, या तो गुप्त तरह से या तो निजी तौर से। अब क्वेश्चन ये है कि गुप्त तरह से और निजी तरह से का मतलब क्या है? गुप्त तरह से या निजी तरह से का मतलब ये है कि इन लोगों ने जो खेती सॉरी 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 इन लोगों ने जो ख्याति है वो पीढ़ी में लाया ही नहीं, मतलब बाहरी सेटलमेंट हो गया। पीढ़ी के दरवाजे के बाहर ही आपस में सेटलमेंट कर लिया कि भाई अंदर क्यों जाना, अंदर जाओगे ख्याति लेके जाओगे तो ख्याति देना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। फिर घर वालों को पता चला कि इनको एक्स्ट्रा पैसा मिला, खास करके आपकी वाइफ को पता चलेगा तो वो आपसे पैसा छीन लेगी, है ना, बोलेगी ना जो एक्स्ट्रा पैसा मिला ख्याति के तौर पे वो मुझे दे दो। इसीलिए लोग आपस में बाहर ही सेटलमेंट कर ली, यानी कि निजी तौर पर एक दूसरे को पैसा दे दिया। जब निजी तौर पे यानी बाहर ही गुप्त तरह से एक दूसरे को पैसा दे दिया है तो क्या व्यवसाय में कोई असर हुआ? हाँ, जब निजी तौर से दे दिया तो क्या व्यवसाय में कोई असर हुआ? क्या व्यवसाय में पैसा आया? क्या व्यवसाय में से कुछ गया? नहीं, ना व्यवसाय में कुछ आया ना व्यवसाय में कुछ गया, क्योंकि गेट के बाहर ही इन लोगों ने अपना इंतजाम कर लिया। तो ऐसे में याद रखना है कि पीढ़ी की बही में कोई लेखा नहीं हुआ। क्या याद रखना है? पीढ़ी की बही में ख्याति का कोई लेखा नहीं होगा। ये याद कब रखना है? ये वाला कब पॉइंट याद रखना है? ये पॉइंट याद रखना है जब ख्याति जो है वो निजी तौर से चुकाया जाए। और निजी तौर से का मतलब है गुप्त तरह से, वो भी बाहर चुकाया जाए। और ये जो मैंने गुप्त आपको बताया, हिडन गुडविल गुप्त वाला, ये वो है कि जब ख्याति चुकाई गई है पर ख्याति की रकम के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे इन्हीं सवालों में अगर आप देखोगे, ये वाला सवाल,
जैसे ये है, इसमें देखो पूंजी 50 लाया है और हमने कैलकुलेशन किया तो पूंजी निकल कितना रहा था, पूंजी निकल रहा था 2 लाख रुपए, और यहाँ 190 यानी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा निकल रहा था, और वही 10,000 रुपए ख्याति माना गया और उसके हिसाब से गणना किया तो इसकी ख्याति कितनी निकली, 2500 रुपए निकली। तो ये ख्याति व्यवसाय में लाया है, पर इस बारे में खुलकर बात नहीं की गई है, बोला अब तो अपने हिसाब से निकाल लो। लेकिन ये वाली जो ख्याति है खुलकर दरवाजे के बाहर ही हिसाब कर लिया, यानी जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी के दरवाजे के बाहर ही हिसाब कर लिया। तो जब दरवाजे के बाहर ही हिसाब कर लिया, निजी तौर पे दे दिया, तो व्यवसाय में किस बात का असर, क्योंकि व्यवसाय में तो आया ही नहीं ना पैसा, और जब व्यवसाय में पैसा आया ही नहीं है तो एंट्री किस बात का। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब निजी तौर से चुकाते, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं थोड़ा ढंग से, निजी रूप से, ठीक है, जब निजी रूप से ख्याति चुकाया जाएगा पीढ़ी के बाहर, एक और लिख देता हूं चलो, पीढ़ी के बाहर, जो वर्ड याद रखना है वो वर्ड याद रखना, बस याद रखना है भाई, नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से जब सिचुएशन आएगी तब ख्याति का लेखा हमें नहीं करना होगा, याद रखना है क्या करना है, ख्याति का लेखा नहीं करना है। और इस तरह से 1 मिनट बाहर, और इस तरह से हमारा ख्याति के जितने टॉपिक थे सारे टॉपिक मैंने खत्म कर दिया, और सभी टॉपिक मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज लेके चला हूं, इसलिए सारी क्लासेस को सीरीज वाइज देखना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो, देखी हो, तो इसके पहले मैंने इतना सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ाया था, उसका रीजन था, मजबूरी भी है मेरी, मजबूरी ये है कि इस बार जो बच्चे हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, तो मजबूरी यही है मेरी कि भाई मैं सबको आके पर्सनली मदद नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा बुरा फील होता है, और इसलिए जितना कोशिश हो रहा है मैं आपको यहाँ पे सारे नोट्स में आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। हर बार क्या होता था कि बच्चे मेरे पास ज्यादातर रहते थे, कांटेक्ट में रहते, तो मैं उनको बता देता, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थोड़ा मेरा भी सिचुएशन है, मेरी भी हेल्थ इश्यूज चलती रहती हैं, और थोड़ा काम काज में फंस जाता हूँ, और थोड़ा आपका भी प्रॉब्लम है, तो जो है उसको साइड में रखते हैं फिलहाल, जितना आपको मिल रहा है उतने का फायदा उठाते जाओ, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, क्लास अगर अच्छी लगती है तो यस नो जो भी है, नहीं अच्छी लगती है तो भी बोल सकते हो, क्लास में मैं क्लियरली बच्चों को बोलता हूं, अगर आपने कभी पढ़ा होगा क्लास में तो मैं क्लियरली बोलता भाई नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, क्योंकि अगर मुझसे नहीं बोलोगे तो किससे बोलोगे, मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे बोलो ना, बाजू वाले से जाके बुराई करोगे तो क्या फायदा निकलेगा, ना तुम्हें कुछ मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा, हो सकता है वो मेरे बारे में फिर जाके किसी और को बोलेगा, वो जाके किसी और को, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ना सुधार कर पाऊंगा मैं, ना आपको कुछ नया मिलेगा। सो बेटर है कि मुझसे कहो कि सर ये नहीं समझ में आया, ये वाला दोबारा बताओ, ये अलग तरीके से बताओ, कुछ इसमें ऐसा बताओ कि याद कर ले, ऐसा बोल सकते हो। ये जो भी क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा सभी क्लासेस के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है, मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मजे करते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, ताकि बढ़िया से स्कोर भी करो और सब कुछ आ भी जाए। हाँ, स्कोर ही करने के पीछे नहीं भागते रहना, वो है ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, वो वाला दिमाग में फिट रखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।